हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस के जो टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी विज़न आईएएस का फर्स्ट टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संविधान के कार्य हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से संविधान के कार्य हैं। कथन नंबर 1 है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। कथन नंबर 2 है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो कथन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा, ये भी संविधान ही तय करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही संविधान के कार्य हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों ही संविधान के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था। ऑप्शन है ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 16, ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 16। संविधान के भाग 16 में प्रावधान किया गया है कुछ नागरिकों के संबंध में, मतलब कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, ये संविधान के भाग 16 में वर्णन किया गया है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, जिसमें आर्टिकल 335 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ये प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 16 के आर्टिकल 335 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। नंबर 2 है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वैसे मूल अधिकार सरकार की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध है, इसलिए नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य मूल अधिकार भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, सभी को प्राप्त है। और कथन नंबर 4 है, सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। कुछ मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं, यानी कुछ मूल अधिकार
प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय हैं, जबकि कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कानून के माध्यम से प्रभावी किया जाता है। यानी कुछ मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार कानून के माध्यम से ही प्रभावी होते हैं। इसलिए कथन 4 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है, इनमें से मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं 1, 2 और 3 मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व का सबसे बड़ा सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। कथन नंबर 2 है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। और कथन नंबर 3 है, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है अनुसूची और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में प्रावधान किया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, और इसमें दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ये प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में, ना कि छठी अनुसूची में, इसलिए ये हमारा गलत है। और नंबर 3 है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है, मतलब 10वीं अनुसूची भी हमारी बिल्कुल सही सुमेलित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधान ये किए गए हैं 10वीं अनुसूची में, और इसे दल बदल कानून भी कहा जाता है। और 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं? नंबर 1 है मिथाइल ब्रोमाइड, नंबर 2 हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, नंबर 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड और नंबर 4 मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो इनमें से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं।
हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये भी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। यानी ये सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, इनसे ओजोन परत का क्षरण होता है। इसलिए हमारा सही आंसर है 1, 2, 3 और 4 सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? तो सबसे पहला मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल किया गया था, संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51A के तहत। और तब 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। यह आपको ध्यान रखना है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। ऑप्शन सी, करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। और ऑप्शन डी, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का मौलिक कर्तव्य। ये हमारे संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना ये सिफारिश भी की थी। करों का भुगतान नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, ये सिफारिश भी की थी। किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में पेशनगत नहीं किया जाएगा, ये भी सिफारिश की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये सीबीआई का कार्य है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, ये सीबीआई का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी है बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। तो ये हमारा सीबीआई का कार्य नहीं है और हमें वही बताना था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, ये सीबीआई का कार्य नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये भी सीबीआई का कार्य है। और ऑप्शन नंबर डी है अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना, ये भी सीबीआई का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर ए है यह प्रतिवर्तीता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो टाइप सी कनेक्टर है वो प्रतिवर्तीता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। कथन नंबर 2 है यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है।
यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया? ऑप्शन है ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार अध्यादेश को शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी? यानी ये जो इतनी व्यवस्था की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस मामले में, यानी किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की थी? ऑप्शन है ए चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला और ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते और दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये व्यवस्था की थी सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 मामले में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं, एक राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। हमें इसमें बताना है, एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है सूची। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है बैंकिंग। बैंकिंग संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। बैंकिंग संघ सूची का विषय है। नंबर 2 है कृषि। कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 3 है व्यवसाय संघ। व्यवसाय संघ समवर्ती सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। व्यवसाय संघ समवर्ती सूची का विषय है, तो हमारा सही आंसर होगा केवल एक युग्म ही सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केवल एक युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? ऑप्शन है ए भीम सिंह जी मामला, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला और ऑप्शन डी कियोतो होलोहन मामला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स मामला। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो आपको एक पॉइंट ये भी पता चल गया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। इसके विषय में यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये कथन हमारा गलत है। अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और अल्बर्ट आइंस्टीन तथा भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया था। कथन नंबर 2 है, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है, ना कि गर्म किया जाता है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। और कथन नंबर 3 है, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। कथन नंबर 2 है, यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए केवल कर लगाने पर रोक लगाती है, शुल्क लगाने पर रोक नहीं लगाती, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है वो हमें बताना है। नंबर 1 है, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के तहत केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है तो राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। और कथन नंबर 3 है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही प्रावधान बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन है ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ सरकार, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद। संविधान के आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति संसद को दी गई है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ है। इनमें से हमें बताना है कि कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं। नंबर 1 है उत्तरदायी सरकार, तो ये बिल्कुल सही है, ये संसदीय लोकतंत्र का लाभ है।
नंबर 2 है व्यापक प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र का लाभ है व्यापक प्रतिनिधित्व। और नंबर 3 है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, शक्तियों का कठोर पृथक्करण संसदीय लोकतंत्र का लाभ नहीं है, यानी संसदीय लोकतंत्र का गुण नहीं है। और नंबर 4 है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी संसदीय लोकतंत्र का गुण है या संसदीय लोकतंत्र का लाभ है। हमारा सही आंसर है 1, 2 और 4 संसदीय लोकतंत्र के गुण है, संसदीय लोकतंत्र के लाभ है, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा या कौन से राजनीतिक समता सुनिश्चित करते हैं। नंबर 1 है वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 326 में वर्णन किया गया है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन, ये राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। नंबर 2 है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत किया गया है आर्टिकल 18 में, ये राजनीतिक समता, इसका राजनीतिक समता से कोई प्रावधान संबंध नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत है। नंबर 3 है निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। संविधान के आर्टिकल 325 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, इसलिए ये भी राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। हमारा सही आंसर है कथन 1 और कथन 3 राजनीतिक समता सुनिश्चित करते हैं, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 368 में, यह आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा के किसी मंत्री या फिर किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो ये कथन भी हमारा गलत है। संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, ना कि विशेष बहुमत से, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जो कि संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित होता है, उसे लोकसभा और राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से पारित करती हैं, लेकिन आधे राज्यों का विधानमंडल उसे अपने साधारण बहुमत से ही पारित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेष अधिकार का अभाव है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि विधि के समक्ष समता जिसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेष अधिकार का अभाव है, तो ये एक नकारात्मक अवधारणा है, ना कि एक सकारात्मक अवधारणा, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं।
नंबर 1 है एकल संविधान, ये भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। नंबर 2 है आपातकालीन उपबंध, ये भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। नंबर 3 है अखिल भारतीय सेवाएं। नंबर 4 है एकीकृत निर्वाचन तंत्र और नंबर 5 है राज्यपाल की नियुक्ति। ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र और राज्यपाल की नियुक्ति, सभी प्रावधान यानी ये सभी विशेषताएं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5 सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समता का अधिकार। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समता के अधिकार का वर्णन किया गया है, उसमें आर्टिकल 17 उसमें प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत है, उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है आयोग के पास यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। आयोग के पास यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है और वह यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई भी सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। कथन नंबर 2 है आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो ये कथन हमारा गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक या अपना विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और राज्य मानवाधिकार जो सलाह देता है वो सिर्फ सलाहकारी होती हैं, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो टेस्ट नंबर 2 है उसके 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।